So very good morning all of you. Welcome to today's maths class. In today's class, first we are going to see exactly what we have seen in previous class, and based on those concepts we are going to see so many different types of or varieties of questions today. So last class में students हम देख रहे थे आपका final topic according to JEE mains of permutation and combination, that was division and distribution. डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमने अलग अलग कंसेप्ट देखे थे कि अगर आपके पास अनइक्वल ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें अनइक्वल ग्रुप में आप डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अनइक्वल ग्रुप्स हैं, इनको इक्वल ग्रुप्स में डिवीजन कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके लिए हमने पूरा बहुत डिटेल में समझा था. कंक्लूजन हमने ये याद रखा था कि अगर आपके पास अनइक्वल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आप अलग अलग ग्रुप साइज में इक्वेट कर रहे हो कि एक एम ग्रुप साइज, एन ग्रुप साइज, मतलब जिसके ग्रुप साइज एम हो, जिसके ग्रुप साइज एन हो, उसमें आप डिवाइड कर रहे हो m प्लस एन प्लस पी को, उन सबको उसमें आप डिवाइड कर रहे हो डिवीजन, तो आपका टोटल हो जाएगा m प्लस एन प्लस पी फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय m फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल. एग्जैक्टली कहां से आया है ये? नॉर्मल आपका कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला से ही आया है कि m प्लस एन प्लस पी सी एम, फिर बचा n प्लस सी एन प्लस पी सी एन, फिर आपके पास बचा पी सी पी. उसको सिंप्लीफाई किया तो आपने ये मिला. उसी को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, अगर जी ग्रुप्स है तो इंटू जी फैक्टोरियल. आपके पास नॉर्मल फॉर्मूला है कि डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू डिवीजन इनटू जी फैक्टोरियल. लेकिन अब इसमें कमाल ये देखो कि जब आपके ग्रुप साइज सेम हो जा रही है, सपोज सबके ग्रुप साइज n है, n n n n n, और टोटल आपके पास m ग्रुप है, तो टोटल m इंटू n ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे. उसको आप उसमें डिवाइड डिवीजन कर रहे हो, सो m इंटू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल करोगे, तो इसमें ये सब सेम होने के कारण क्या हो रहा है कि अगर आप 6 ऑब्जेक्ट ले रहे हो a b b c d e, अगेन a b एज इट इज d e b c, तो ऐसे सारे के सारे फैक्टोरियल, सारे के सारे कॉम्बिनेशन, सारे के सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो होंगी वो आपको एक ही जगह पे मिल जा रही है जब आप डिवीजन कर रहे हो. तो एक्जैक्टली वो तब डिवीजन नहीं हो रहा, वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि वो सारे आपके अरेंजमेंट्स आ जा रही हैं. ये सारी चीजें हमने डिटेल में देखी थी. सो m इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल टू द पावर m टाइम्स आप कर रहे हो. तो वही सेम फॉर्मूला जो आपको डिवीजन दे रही थी जब अनइक्वल ऑब्जेक्ट्स थे, ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है जब आपके इक्वल ऑब्जेक्ट्स हैं. क्योंकि डिवीजन में सारे आपको अलग अलग मिल रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको हर एक के लिए अलग अलग देखना पड़ रहा था. लेकिन जब आपके सेम आ रहे हैं तो हर एक अलग अलग सेम को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो ऑलरेडी इसमें काउंट हो जा रहे हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी सेम फॉर्मूला में वो अलग अलग एक ही है बट वो इसमें काउंट हो जा रहे हैं, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये फॉर्मूला दे रही है. राइट, दिस इज जस्ट अ रिवीजन जिसके ऊपर हमने बहुत खींचा था. तो ये सेम फॉर्मूला आपको इधर डिवीजन दे रही है, इधर डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है. डिवीजन से डिस्ट्रीब्यूशन में जाने के लिए हमने इनटू जी फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किया. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन से डिवीजन में आने के लिए उससे डिवाइड करेंगे. वहां पे नंबर ऑफ ग्रुप्स जी थे, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स एम है, तो इनटू एम फैक्टोरियल. ये चीज क्लियर हुई? ओके. फिर ये सब हमने देखा था डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए. अब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो, अगर आपके पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को आपको डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करना है, तो वो केस में आप क्या कर सकते हैं? वो केस में आपको कंसेप्ट यूज करना है कि उनके बीच की स्पेस है, n-1 स्पेस में से आपको r-1 स्पेस फिल करनी है, तो वो आपको r ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे. सो n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से डिफरेंट r ग्रुप्स आपको बनाने हैं. यहाँ पे एक्जेक्टली ये लिखना है, डिफरेंट r ग्रुप्स. वहां पे g ग्रुप्स थे, यहाँ पे m ग्रुप्स थे, यहाँ पे टोटल ग्रुप्स हैं आपके पास r ग्रुप्स. तो वहां पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. यहाँ पे आपका डिवीजन नहीं है, यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन है n-1 से r-1, क्योंकि उसमें से आप r-1 स्टिक पसंद कर रहे हैं. अब अगर आपको डिफरेंट ग्रुप्स बनाने हैं जिसमें कोई भी ग्रुप एम्प्टी हो सकता है, वहां पे कोई भी ग्रुप आपका एम्प्टी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एम्प्टी हो सकता है. तो यहाँ पे हमने केस ये लिया था कि टोटल आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं प्लस आपके पास r-1 स्टिक्स हैं, क्योंकि r ग्रुप्स आपको बनाने हैं, डिफरेंट r ग्रुप्स बनाने हैं वेयर ग्रुप्स कैन बी एम्प्टी. तो ये जो आपको r ग्रुप्स यहाँ पे बनाने हैं उसमें से कोई एक ग्रुप आपका एम्प्टी भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको r-1 स्टिक्स चाहिए. तो आपके पास टोटल n प्लस r, सॉरी, टोटल आपके पास n बॉल्स हैं, r-1 स्टिक्स हैं. n बॉल्स एंड r-1 स्टिक्स को आप कितने फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं? उसमें से आपको r-1 पसंद करना है. राइट, n प्लस r-1 सी r-1, उसमें से कोई भी टोटल इतनी जगह में से आपको r-1 स्पेस पसंद करनी है. n प्लस r नहीं, एक मिनट, ये आपका कौन सा कंसेप्ट था? जस्ट अ मिनट. इधर एक छोटा सा कंफ्यूजन कि हाँ, ये वाला कंसेप्ट, ये एग्जैक्टली आपका आया था यहाँ से कि यहाँ आपके नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे. टोटल आपके पास n प्लस r-1 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो n प्लस r-1 ऑब्जेक्ट्स फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इंटू r-1 फैक्टोरियल. वहां से c वाला कंसेप्ट आया था. okay.
तो ऊपर वाले कंसेप्ट में एग्जैक्टली आपका है स्पेसिस से ये स्टिक्स एंड बॉल्स जिसको आप अरेंज कर रहे हो, तो इसमें एग्जैक्टली आपका फर्स्ट वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन या ओके आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस और एन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल जो आपका ऑब्जेक्ट्स वाला n प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल, जो यहाँ से आपकी ये फॉर्मूला आई थी. Is it clear everyone? Please give me some response. ये हमने एग्जांपल लिया था 10 balls and 4 sticks, 13 objects. Just a minute. चलो, तो इसके बेस पे यही सेम लास्ट दो कंसेप्ट आपको और जगह पे काम आएंगे. वो दो ऑप्शंस हम देख लेते हैं और कौन कौन से हैं, और उसके बेस पे से हम फिर सारे क्वेश्चंस देखेंगे. क्या ये चीज क्लियर हुई पहले? राइट, लास्ट क्लास में हमने पूरा इसी के बारे में देखा था डिटेल में. Just I'm importing your final topics. Just a minute. फिर इसका जो एडवांस टॉपिक है वो मैं आपको एडवांस क्लास में समझाऊंगा. ओके. अभी जो मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ उससे आपके पीवाईक्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. ओके. और ये कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा वही है, बट वही सेम कंसेप्ट ये दूसरी एप्लीकेशन पे काम आ सकता है. राइट, इसलिए हम पहले वो एप्लीकेशन देखने वाले हैं. यहाँ पे ये फॉर्मूला कहाँ से आई थी? राइट, n प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल. तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है. राइट, डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट योर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. जब आप नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स करते हैं उसमें जो ऑब्जेक्ट्स आपके सेम काइंड के हों उसका फैक्टोरियल हम डिवीजन में वापस लिख देते हैं. सो डिवाइड बाय n फैक्टोरियल r माइनस फैक्टोरियल वेयर n ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड. And here r minus 1 objects are of same kind. So, finding number of integral solutions, we have an equation x1 x plus x2 plus x3 up to xr equal to n, and we need to find the number of possible integral solutions. Right, integral solutions मतलब क्या? अगर आपको कोई इक्वेशन दिया गया है, सपोज x1 प्लस x2 प्लस x3, मैं आपको बता रहा हूँ 3. ओके, तो आपको अब यहाँ पे ये चीज समझो. ओके ओके ठीक है, आपको इसका आंसर दिया गया है 3,
इसका जरूरी नहीं कि आपके पास 3 टर्म्स है तो इधर 3 दिया गया हो, इधर 10, 11, 12 कुछ भी हो सकता है। अब आपको ये फाइंड करने हैं कि अगर ये आपको इक्वेशन दिया गया है तो x1, x2 और x3 के कितनी पॉसिबल वैल्यूज पॉसिबल हैं, मतलब अलग अलग वैल्यूज पॉसिबल हैं। जो मैं LHS में रखूंगा तो मुझे RHS 3 मिलेगा। अब वो कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? वो पॉसिबल वैल्यूज आपकी हो सकती हैं सपोज 3 + 7 + 0, 2 + 5 + 3, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 1 + 4 + 5, इन सबके लिए सम 10 आ रहा है, हाँ या ना? अब यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यूज भी पॉसिबल है, राइट? मैं डेसिमल वैल्यूज भी ऐसी ले सकता हूँ, 1.5, 4.5 एंड 4.5, नॉट 4.5, 1, 4.5, 4.5। ओके, बट ये केस में हमें बस उसकी इंटीजर वैल्यूज लेनी है, तो हम उसमें डेसिमल वैल्यूज को काउंट नहीं करेंगे। ओके, सो दिस इज द सेम एज टेकिंग द नेचुरल नंबर n। अगर आप इसे ध्यान से समझो, अगर इंटीग्रल सॉल्यूशंस का मतलब ये हो गया कि आपको इंटीजर वैल्यूज लेनी है, पहले ये क्लियर। नाउ दिस इज द सेम एज टेकिंग नेचुरल नंबर n, आप नेचुरल नंबर n ले रहे हो and dividing it into group of small integers x1, x2, xr and finding the total number of ways of doing this. So each xi is a positive integer, definitely हमें positive integer ही लेना है, that is no group can be zero. So number of ways of doing this is n-1 c r -1, जो हमने कल देखा था, मतलब लास्ट क्लास में। एंड अगर वो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब आपका जीरो भी हो सकता है, तो आपका हो जाएगा n + r-1 c r-1। समझना, ये पहले लास्ट क्लास वाला कंसेप्ट एक बार वापस याद कर लेते हैं। लास्ट क्लास वाला आपका कंसेप्ट क्या था? अगर आपके पास n बॉल्स हैं, राइट, 1 2 3 4 5, अगर n बॉल्स हैं, n बॉल्स में से आपको r ग्रुप पसंद करने हैं, सपोज ये पहला ग्रुप पसंद किया, ये दूसरा ग्रुप पसंद किया, 3 ग्रुप पसंद करने हैं, तो उसके वेज हमने कितने किए थे? n-1 c r-1, राइट, which was here 5-1 c 3-1, which is 5c2। 5c2 वेज में आप अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। ओके, जो आपका हो जाएगा 5 × 4/2, 5 2 10। तो ये 10 अलग अलग ग्रुप आप बना सकते हैं 1, 2 एंड 3 के फॉर्म में, हाँ या ना? ओके, जिसमें एक ग्रुप में एक बॉल रहेंगे, दूसरे ग्रुप में 2 बॉल, तीसरे ग्रुप में 2 बॉल। अब इन टोटल बॉल्स का सम क्या हो रहा है? 5 हो रहा है या नहीं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसी चीज को अगर मैं नेचुरल नंबर के फॉर्म में लिखूं, मैं एक ऐसा इक्वेशन बना रहा हूं जिसमें वेरिएबल्स जो हैं वो आपके डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ बॉल्स। मैं बस लास्ट क्लास वाला एग्जांपल और ये क्लास वाला इक्वेशन को कंपेयर कर रहा हूँ, जहां पे आपके टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 5, x1 नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट ग्रुप, x2 नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकंड ग्रुप, x3 नंबर ऑफ बॉल्स इन 3 ग्रुप। तो क्या मैं यही हुआ ना, 5 एक बड़ा नेचुरल नंबर है, इसको मैं 3 छोटे नेचुरल नंबर में डिवाइड कर रहा हूँ, 1 2 2 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाँ या ना? राइट, 5 आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को मैं 1 + 1 + 1 + 1 5 टाइम्स है, उसको मैं 1 + 1 पहले 2, 1 + 1 और 1 ओनली, 1 + 1 1 + 1 ऐसे 3, और ऐसे बहुत सारे ग्रुप में मैं डिवाइड कर सकता हूँ। वैसे टोटल ग्रुप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपके कितने पॉसिबल होंगे? 10, 5c2। क्या ये चीज क्लियर हुई एवरीवन? लास्ट क्लास में अगर आपको बॉल एंड स्टिक्स वाला एग्जांपल क्लियर है तो उसी को बस मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं, तो वो आपका हो जाएगा n-1 c r-1। और उसी केस में अब यहाँ पे मैंने क्या लिया कि जैसे हर एक ग्रुप आपका वहां पे था नॉन एम्प्टी, मतलब हर एक में आपको कुछ ना कुछ इंटीजर मिलना चाहिए, दैट मीन्स आपका नंबर ऑफ या आपका इंटीजर यहाँ जीरो नहीं हो सकता, राइट, नो ग्रुप कैन बी जीरो। अब मैं दूसरा केस ले रहा हूँ कि जहां आपका ग्रुप जीरो हो सकता है, राइट। अगर ग्रुप जीरो हो सकता है तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो आपके 5 है, x1 + x2 + x3, कोई भी एक जीरो हो सकता है, तो वो केस में हमने क्या पढ़ा था? अगर कोई भी जीरो हो सकता है तो n + r-1 c r-1, जहां पे n बॉल्स और r-1 स्टिक्स को हमने साथ में कंसिडर किया था। सो उसमें से आपको उनका बस हमने अरेंजमेंट फाइंड किया था, तो n + r-1 होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय r-1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हां या ना एवरीवन? n + r-1 c r-1। तो अगर आपको क्वेश्चन में, अगर हम क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम को एक नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन मिल रहा है x1 + x2 + x3 अप टू n प्लस xr = n, या कोई ऐसा लीनियर इक्वेशन आपको डायरेक्टली दिया गया है x1 + x2 + x3 + xr = n, आपको उसके इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। इंटीग्रल सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, अगर वो इंटीग्रल सॉल्यूशन ओनली पॉजिटिव है, मतलब उसमें जीरो इंक्लूड नहीं हो रहा, तो फॉर्मूला होगी n-1 से r-1। नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो इंक्लूडेड है, तो फॉर्मूला हो जाएगी n + r-1 c r-1। इज इट क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन। क्या ये चीज क्लियर हुई?
यू कैन टेल मी यस. ओके, आपका पूरा टेबल यहाँ पे है. ओके, सो कब आपको डिवीजन मिलेगा, कब डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. okay. अच्छा, now let us see questions based on this. Ready to see all the questions, everyone? ओके, और मॉड्यूल में ये सारे फॉर्मूला खत्म करने के बाद आपको एक सिनॉप्सिस दिया गया, आप वो देख सकते हैं. बट सिंस ऑलरेडी हमने सारी चीजें टेबल में लिख दी है, तो वो वाला मैं सिनॉप्सिस आपको नहीं दिखा रहा हूँ, राइट, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने टेबल में कर दिया है. ओके, चलो प्री रीडिंग एक्सरसाइज से शुरू करते हैं. प्लीज टेल मी, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पता चला? आपको कोई डाउट नहीं आ रहा है तो मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में होता है डाउट्स ज्यादा एज कंपेयर टू अदर. आप सारी फॉर्मूला को डायरेक्ट मगअप भी कर सकते हैं, बट मैं हर बार वो सजेस्ट नहीं करता हूँ. मैंने आपको सारी फार्मूला के पीछे का लॉजिक समझाया है, वो लॉजिक आप याद करके कर सकते हैं. और लॉजिक याद करने में डेफिनेटली टाइम जाएगा, बट ये हो जाएगा. यस करिश्मा, आपको पता नहीं चलेगा, ये एग्री? राइट, क्यों पता नहीं चलेगा? क्योंकि पीछे वाली पूरी 1.5 आवर की क्लास हमने वो कंसेप्ट समझाने में दी थी. ओके, और ये पूरे चैप्टर का एंड मोमेंट है. और बेटे सेम लाइक दैट 3 आवर्स की मूवी चल रही है सिनेमा हॉल में, हम क्लाइमेक्स में घुस रहे हैं, तो क्लाइमेक्स में पता नहीं चलेगा सिंस आपकी एग्जाम थी. तो मैं इसीलिए सजेस्ट करूंगा कि आप पहले सारे रिकॉर्डिंग्स देख लें. और M8 की बोर्ड्स लेवल की एग्जाम एडवांस वाले स्टूडेंट्स वेडनेसडे देंगे, आप उनके साथ वेडनेसडे एग्जाम दें. ओके, सो संडे मंडे ट्यूसडे में आप ये सारे रिकॉर्डिंग्स कवर कर दें. करिश्मा, ट्राई हो तो संडे ही कर दें. और हर रिकॉर्डिंग देखते देखते आपको जो भी डाउट है तुरंत व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज ड्रॉप कर दें कि ये पता नहीं चला, ये पता नहीं चला, ये वाला टॉपिक. ओके, 2-3 बार कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेंगी. चलो प्री रीडिंग एक्सरसाइज पहले शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, क्विकली. Pre-reading exercise question number 1. The number of ways in which m plus n plus p terms can be divided. अब ये आपको खास समझना है. It is your question of division or distribution into unequal groups containing m and p terms. चलो डिवाइडेड है तो ये बस आपको नंबर ऑफ डिवीजन के फॉर्मूला पूछ रहे हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ डिवीजन स्टूडेंट्स? m plus n plus p factorial divide by m factorial into n factorial into p factorial or not? Tell me. क्या m factorial into n factorial into p factorial हो जाएगा? Come on, you can tell me yes. Right. Students पता चल रहा है ना? हाँ. Right. Okay, great. नहीं पता चल रहा तो आप ना भी बोल सकते हैं, but I hope पता चल रहा होगा. Question number 2. The total number of ways of dividing n identical objects among r persons, each of whom can receive 0, 1, 2 or more objects less than or equal to n. Okay. So the total number of ways of dividing n identical objects. चलो अब एक तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा केस है. सर थोड़ा कंफ्यूजन है पर समझ नहीं आ रहा कहाँ कंफ्यूजन है. गॉट इट, ऐसा भी होता है. तो वो सारे क्वेश्चंस देखते जाओ, ठीक है. और बेटर ये रखो कि अभी जब आप क्वेश्चन देख रहे हो तो ये वाला चार्ट कहीं पे लिख के आपके पास रखो. ये वाला चार्ट, आई होप ये फॉर्मूला बुक आपने बना दी होगी क्योंकि लास्ट क्लास में हो गया है. तो ये चार्ट आपके सामने रखो ये बना के, और जब मैं ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ तो आप ऑब्जर्व करो कि हाँ कि कहाँ पे आपका कौन सा चार्ट क्यों फॉर्मूला लग रही है. ठीक है, तो ये चार्ट आपके सामने रखो और ये रखो. चलो, तो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है. सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स. ओके, जस्ट अ मिनट. ओवेश आपका डाउट है? हाँ यस ओवेश, आई विल कम टू योर डाउट. So the total number of ways of dividing n identical objects among r persons
ईच ऑफ होम कैन रिसीव 0, 1, 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स। मतलब आपके पास समझो n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, सारे ऑब्जेक्ट सेम है। जैसे अब n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स मतलब बॉल्स ही ले लो, क्योंकि हमने बॉल्स के एग्जांपल से ही पढ़ा है। तो टोटल आपके पास कितने बॉल्स हैं स्टूडेंट्स? n बॉल्स हैं। ये आपको r पर्सन्स में डिवाइड करने हैं, राइट? r पर्सन्स को देना है। तो r पर्सन्स को देना है तो आपको पार्टीशन कितने करने पड़ेंगे? r-1 पार्टीशन, हाँ या ना? ओके, n पर्सन्स को, n बॉल्स हैं आपके पास, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, r पर्सन्स को देना है, मतलब यहाँ पे आपको r-1 पार्टीशन चाहिए। अब बस आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या हर एक पर्सन को एक मिनिमम मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। सो ईच पर्सन कैन रिसीव 0, 0 भी मिल सकते हैं। तो आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, r-1 पार्टीशंस मतलब स्टिक्स हैं, और अगर 0 इंक्लूडेड है तो 0 इंक्लूडेड के लिए फॉर्मूला है n प्लस r-1 c r-1। इसके लिए तो बस आपको थंब रूल याद रखना है। जब n और r-1 ये चीजें आपके पास फिक्स हों, कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, r-1 स्टिक्स हैं, अब यहाँ पे आपके पास बस दो केस हैं। यहाँ से बस आप दो केस याद रखो, अगर 0 इंक्लूडेड है या 0 एक्सक्लूडेड है, दैट्स इट। इफ 0 इंक्लूडेड then your case will be n plus r-1 c r-1, 0 excluded n-1 c r-1। okay, n-1 c r-1, 0 excluded। 0 को इंक्लूड कर रहे हो तो फॉर्मूला में ऊपर r को इंक्लूड कर रहे हो, दैट्स इट। अगर आप 0 को इंक्लूड कर रहे हो तो फॉर्मूला में r को इंक्लूड कर रहे हो। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ये सिर्फ याद रखने के लिए है। Now Ovesh is asking one doubt in the integral solution formula, if the numbers are 1 plus 3 plus 5 plus 7 equal to 16, okay, so sum of 3, 5 and 1, 7 are same, so 8 get replaced in integral solution 2 times, okay, so it will be n-1 c r-1 minus 1। so in the formula possible means maximum number of integral solution, yes, possible means maximum number of integral solution। कितने maximum possible आपके possible हैं? okay, आपने ये बोला 8 gets repeated in the integral solution 2 times। उसके बाद जो आपने लिखा है वो पता नहीं चल रहा। विश n-1 c r-1 माइनस 1, उसमें से -1 किया है आपने। लेट मी चेक इफ आई कैन कॉपी हियर। यस, ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव रिटन, राइट? So yes, you can unmute and you can speak as well, Uvesh। तो ये -1 लिखा है आपने? Yes sir। ओके, -1 क्यों? एग्री, ये आपका 8 है, ये आपका 8 है, ओके, ठीक है। ये आपका क्लियर है कि पॉसिबल मीन्स ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, जितने पॉसिबल है वो सारे के सारे हमें लेने हैं। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बस ये हमें ध्यान रखना है। ओके, मैक्सिमम मतलब सारे के सारे। इसमें पहले आपने लिया कि x1 1, x2 3, x3 5, x3 7, उसी के अंदर अंदर के सारे वो भी आ जाएंगे आपके परम्यूटेशंस। लाइक n points in line with r collinear and drawing unique lines। n points in line, हाँ, with r collinear and drawing unique lines, okay, unique line segment we can say। अच्छा, -2 for repeated plus 1, okay, -2 for repeated plus 1 counting 8 one time। नहीं, उसमें हमें सारे के सारे काउंट करने, इसलिए ये -2 + 1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका x1 x2 x3 x4 जो आपका क्वेश्चन था एग्जैक्टली 16, ठीक है। एक जो आपने पॉसिबल क्वेश्चन लिया 1 7 3 5, ये आपके पास ऑप्शंस हैं, तो इसमें हमें सारे के सारे काउंट करने हैं। जब ये आपका 1 7 3 5 होगा ये भी काउंट हो जाएगा, 1 7 3 5 होगा ये भी काउंट हो जाएगा, 1 7 3 5 होगा, और ये सारे के सारे ऑल 4 फैक्टोरियल्स विल कम इनटू द पिक्चर। ओके, वो सारी x1 x2 x3 x4 की अलग अलग वैल्यूज हैं। दिस इज योर आवर फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इज इट क्लियर?
Okay. Now Karishma is asking, voice is low. वापस लो हो गई क्या? I think it is fine, Karishma. Now let us see few more questions. Karishma, can you hear me? अच्छा, करिश्मा के लिए वॉइस लो है, ठीक है, नो प्रॉब्लम. करिश्मा, आपका डिवाइस वॉल्यूम हाई है? इज योर डिवाइस वॉल्यूम हाई? यू कैन टेल मी यस, अगर है तो ठीक है. हाउ इज द जोश? हाई सर, ठीक है. तो फिर मैं ऑप्शन 2 यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ. आई विल स्पीक विदाउट ईयरफोन. हाँ, बाकी सबके लिए लाउड है, बट करिश्मा के लिए लो हो रहा है, ठीक है. सो लेट मी चेक. दिस इज ऑप्शन 2. ये ऑप्शन 2 है. अभी आवाज कैसी आ रही है? ठीक है, अभी क्लियर है. चलो, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं. नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 10 आइडेंटिकल चॉकलेट्स अमंग 3 चिल्ड्रन? ठीक है, 10 आइडेंटिकल है. पहले आपको समझो, डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहला पार्टीशन आपको क्या करना है क्वेश्चन से, कि आपका केस आइडेंटिकल है या फिर अलग अलग है. मतलब आइडेंटिकल है या जो हमने देखा था अनइक्वल ऑब्जेक्ट्स हैं. तो अनइक्वल है तो ऊपर के 2 टाइप, आइडेंटिकल है तो नीचे के 2 टाइप टेबल में. चलो, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल में नीचे के 2 टाइप पकड़ू. मतलब अब आपको बस आइडेंटिकल में ये चेक करना है 0 इंक्लूडेड है या 0 एक्सक्लूडेड है. व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 10 आइडेंटिकल चॉकलेट्स अमंग 3 चिल्ड्रन? तो 3 चिल्ड्रन है, 3 चिल्ड्रन में आपको ये 10 चॉकलेट्स में डिवाइड करना है. कैसे डिवाइड करेंगे? ये भी तो पॉसिबल है कि उसमें 0 इंक्लूडेड होगा कि एक्सक्लूडेड होगा, बस आपको वो पहले चेक करना है, 0 इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड. अगर आइडेंटिकल है तो बस आपको ये चेक करना है पहले, इफ इट इज आइडेंटिकल, 0 इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड. एवरीवन, वापस बात कर रहा हूं मैं. अगर आपके पास 10 आइडेंटिकल चॉकलेट्स हैं, राइट, अभी मान लो कि कोई बच्चा आपको बहुत प्यारा है, आप उसको सारे के सारे 10 के 10 चॉकलेट दे दोगे. ओके, वन स्टूडेंट इज टेलिंग एक्सक्लूडेड. एक बच्चा बहुत शैतान है जो आपको बहुत परेशान करता है, क्या ऐसा भी तो पॉसिबल है आप उसे एक भी चॉकलेट नहीं दोगे चिढ़ाने के लिए, बाकी दोनों को 5-5 दे दोगे और उसे दिखा दोगे ठेंगा कि नेक्स्ट टाइम तो मस्ती मत करना, तभी मैं तुझे दूंगी, समथिंग लाइक दैट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Okay. So what is the number of ways of dividing 10 identical chocolates among 3 children? सर, बट डिवाइड तो सब में करना है ना. अभी वही तो स्पेसिफाई नहीं किया गया है ना, समझो. सब में मतलब तीनों में डिवाइड करना है, ऐसा भी तो हो सकता है ना. 2 में डिवाइड कर रहे हो, 1 में नहीं कर रहे हो. एक को ही सारे के सारे दे रहे हो. वो 3 चिल्ड्रन में से एक बच्चा आपका भाई हो सकता है. ओके, मम्मी ने आपको बोला तीनों में डिवाइड करना है, बट आपने उसी को दे दिया और एक चॉकलेट खुद का कमीशन कर लिया. द मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 10 आइडेंटिकल चॉकलेट अमंग 3 चिल्ड्रन, तो 0 इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड, तो हम लेंगे वो 0 इंक्लूडेड है. अगर ये वाले केस में अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग 3 चिल्ड्रन, तो उसमें आपका 0 इंक्लूडेड होगा. 0 इंक्लूडेड होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी? r included n plus r minus 1 c r minus 1. What is n? 10. What is r? 3. So it is 10 plus 3 13 minus 1, that is 12. C 13 minus 1 or 3 minus 1 2. This is 12 c 2. Easy everyone? Please give me some response. Question number 3 of pre-reading exercise. Pre-reading exercise बस आपकी स्टार्टर है, राइट. मेन कोर्स शुरू करने से पहले का स्टार्टर. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4. द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन. चलो, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? 0 और पॉजिटिव दोनों आएंगे. तो 0 इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड? ओके, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? 0 प्लस पॉजिटिव, राइट. नॉन नेगेटिव मतलब 0 इंक्लूडेड है. तो अगर 0 इंक्लूडेड है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी? n में से आपको ये r में डिवाइड करने हैं, r वेरिएबल. n प्लस r माइनस 1 से r माइनस 1 और नॉट. सेम फॉर्मूला और नॉट? एवरीवन, यू कैन टेल मी यस.
ओके अगर पता चल रहा है आज रिस्पांस कम है स्टूडेंट्स का, मतलब जो रेगुलरली रिप्लाई करते हैं वो तो रिप्लाई कर ही रहे हैं, बाकी का पता नहीं। एक बहुत ही अच्छा वीडियो आया, मैं आपको दिखाऊंगा। राइट, फ्रॉम माय होम टाउन बारडोली देयर इज वन कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे मैं मेरे करियर के स्टार्टिंग में काम करता था, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है। आई विल शेयर इन माय स्टेटस बाय टुडे और टुमारो, मोस्ट ऑफ दिस आर टुमारो। तो वो अभी के 5 मिनट का वीडियो है, ऑनलाइन क्लासेस में अभी जो चल रहा है उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा वीडियो बना है, आप वो देखना। ओके, सो द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x1 plus x2 plus x3 up to xr equal to n in set of natural numbers is total number of solution of the equation, सेम इक्वेशन है। अब इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर में जीरो आता है, आया ना, एक्सक्लूडेड, तो ये आपका जीरो एक्सक्लूडेड हो जाएगा। जीरो एक्सक्लूडेड मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगी, n-1 c r-1। ओके, एक्सक्लूडेड मतलब r को बस आपको वहां से एक्सक्लूड कर देना है, n-1 c r-1। इजी एवरीवन, यू कैन टेल मी यस। Okay. Now let us see your in class exercise 1. Okay. चलो, ये इन क्लास एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि आपकी फेवरेट चीज में से, अभी सब आईपीएल देख रहे हैं, कितना आईपीएल देख रहे हैं आप सब में से? सो इन क्लास एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1, 8 प्लेयर्स आर अप फॉर ऑक्शन इन द आईपीएल। आईपीएल में ऑक्शन के लिए वो लोग हैं। ओके, मुंबई इंडियंस आर टू गेट 4 प्लेयर्स, मुंबई इंडियंस को आपको 4 प्लेयर्स देने, सीएसके 3 प्लेयर्स, आरसीबी 1 प्लेयर, तो टोटल 8 प्लेयर्स है मैदान में। ओके, जस्ट अ मिनट, ऑक्शन के लिए खड़े हैं। राइट, वो 8 प्लेयर्स में से आपको 4 प्लेयर्स देने, मुंबई इंडियंस को 3 प्लेयर, सीएसके और आरसीबी को ओनली 1 प्लेयर, राइट, एंड आरसीबी 1 प्लेयर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द ऑक्शन कैन बी डन। ये आपका हो गया मुंबई इंडियंस, ये आपका हो गया सीएसके और ये आपका हो गया आरसीबी। What would be the answer if there were 9 players and each team gets exactly 3 players? चलो सबके ऊपर देखते हैं, मुंबई इंडियन, सीएसके, आरसीबी। ओके, तो चलो ये पहला वाला केस आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टेल मी। आठों के आठों प्लेयर सेम है कि अलग है? कॉमन सी सेंस है, सभी प्लेयर्स अलग होंगे, हाँ या ना? So this is case of your unequal objects or identical objects, unequal objects। अब unequal objects में पहली 2 कॉलम आपके, पहली 2 रो आपके टेबल की पकड़ो। unequal objects में आपको ये चेक करना है कि अब आपका कौन सा केस है, ग्रुप साइज इज सेम और ग्रुप साइज इज डिफरेंट। मुंबई इंडियंस में आपको 4 चाहिए, सीएसके में 3 चाहिए, आरसीबी में 1 चाहिए, तो ग्रुप साइज इज डिफरेंट, डिफरेंट ग्रुप साइज। सो डिफरेंट ग्रुप साइज है तो केस नंबर 1, केस नंबर 1 है। अब यहाँ आपको चेक करना है, दिस इज योर केस ऑफ नंबर ऑफ डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज योर केस ऑफ नंबर ऑफ डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप यहाँ पे समझो आपको क्या पूछा गया है, 8 players are up for auction in the IPL, Mumbai Indians are to get 4 players, CSK 3 players, RCB 1 players, find the number of ways in which this auction can be done। auction can be done means, auction का मतलब क्या होता है, मुंबई इंडियंस को उसके 4 प्लेयर मिल गए, सीएसके को 3 मिल गए, आरसीबी को 1 मिल गए। 8 प्लेयर्स में से 4 प्लेयर का ग्रुप, 3 प्लेयर का ग्रुप और 1 प्लेयर का ग्रुप आप कितने तरीके से बना सकते हो, दैट इज डिवीजन। डिवीजन से आपको टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे जिसमें आप 4 प्लेयर्स प्लस 3 प्लेयर्स प्लस 1 प्लेयर के अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। अब वो अलग अलग ग्रुप बनाने के बाद आपको वो सारे जितने भी ग्रुप बने वो 3 टीम को असाइन करने हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तभी तो आपका ऑप्शन खत्म होगा। वो सारे जितने भी ग्रुप आपको बने वो आपको 3 टीमों को असाइन करने हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जितने भी आपके ग्रुप बने उस हिसाब से कि चलो पहला वाला ग्रुप हम एमआई को पसंद करने के लिए कितने ग्रुप आपके पास अवेलेबल है, सीएसके के लिए कितने अवेलेबल है, आरसीबी के लिए कितने अवेलेबल है। सो दिस इज योर डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन। वो वाला एग्जांपल क्या था हमारे पास, बॉल के आपने ग्रुप बना दिए, फिर आप उसे बॉक्सेस में पैक कर रहे हैं, बॉक्स ए दे रहे हैं, बॉक्स बी दे रहे हैं, बॉक्स सी दे रहे हैं। ओके, तो जब आप बॉक्स में दे रहे हैं तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सेम यहाँ पे बॉक्स की जगह आपके पास एमआई, सीएसके और आरसीबी, तो ये आपका डिवीजन का केस है या डिस्ट्रीब्यूशन का केस है एवरीवन?
Please give me some response. Distribution or not? Okay. तो ये आपका हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल. Okay, Pranjal is using same 8C4 formula, मतलब division only. Wait, I need to check. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी पहले ये होना चाहिए. चलो यहाँ पे तो नंबर ऑफ डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन. जस्ट अ मिनट, एक छोटा सा कंफ्यूजन हुआ, समझो यहाँ पे. हमने वहां पे क्या देखा था कि आपके पास 3 बॉक्स हैं ए बी सी, राइट. हर एक में हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दे रहे हैं. फिर उन अगर तीनों बॉक्स को आपको अरेंज करना है, उसके हमने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स देखे थे. ये कंफ्यूजन हो गया. ठीक है, वो उन्हीं बॉक्स को आगे पीछे आपको रखना है, उसके हमने अरेंजमेंट देखे थे 3 फैक्टोरियल. हाँ या ना? सो डिवीजन ऑफ एम, राइट, ये वाला हमने यहाँ पे देखा था. डिवीजन ऑफ टोटल हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट्स थे, जिनमें से हमने पहला ग्रुप बनाया था 3 का, फिर 2 का और फिर 1 का, या फिर पहले 1 का फिर 2 का फिर 3 का. वो जो आपके 3 ग्रुप बन गए एबीसी, 3 ग्रुप आपके बन गए बॉक्स, उनको फिर आप कैसे रख रहे हैं पी क्यू आर, तब हमने उसका 3 फैक्टोरियल अप्लाई किया था. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके. अब यहाँ पे हम पहले मुंबई इंडियंस के लिए 4 लोग पसंद कर रहे हैं, फिर सीएसके के लिए 3 लोग, फिर आरसीबी के लिए 1 लोग, मतलब एक आदमी, एक टीम प्लेयर. तो वो आपने, ये आपका एक्चुअली नंबर ऑफ डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कर रहा है कि कौन पहले खेलेगा. मुंबई इंडियंस, सीएसके, आरसीबी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो आपका 1 2 3 अंदर अंदर नहीं हो रहा है. सो दिस विल बी योर केस ऑफ डिवीजन, नॉट डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, क्योंकि आपका डायरेक्टली हो जाएगा. 8 में से पहले 4 प्लेयर आप इधर पसंद कर रहे हो, फिर आपके 4 बचे, उसमें से 3 इधर, और जो फाइनली 1 बचा वो 1 इधर, जो आपकी फॉर्मूला है ये. ओके, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. मैंने पहले क्या किया कि वो 3 ग्रुप बनाए, मैं जो अभी समझा रहा था उसके पहले वाला, आई एम सॉरी फॉर दैट, वो गलत है. इट शुड बी दिस. ओके, एक अलग ही थियरी मैंने उधर कर दी थी कि आप डिवीजन कर रहे हो फिर तीनों बॉक्स में डाल रहे हो, उसका अलग अलग नहीं, बट डिवीजन कर रहे हो तभी आपके 3 बॉक्स अलग अलग कर रहे हो, बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी. फिर वो बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी को अंदर अंदर अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल है. इज इट क्लियर? ये कंफ्यूज हो गए मेरी वजह से. अभी पता चला क्यों डिवीजन है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. अगर कंफ्यूजन है तो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम. Yes, I can repeat. Just a minute. Wait. चलो यहाँ से हम वापस कंटिन्यू करते हैं. इन सभी चीजों को भूल जाओ. ये क्वेश्चन आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कब डिवीजन है, कब डिस्ट्रीब्यूशन है. अभी तक की सारी चीजें भूल जाओ. नाउ यहां तक आपको पता चला कि पहले आपके पास अनइक्वल है और डिफरेंट ग्रुप साइज है. ये पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि 8 के 8 प्लेयर आपके अनइक्वल हैं और ग्रुप साइज डिफरेंट है. पहले ये क्लियर है. अब हमें ये चेक करना है, तो अभी की सारी चीजें बोल जाओ, अभी तक का बस ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि पहला अनइक्वल ग्रुप है और डिफरेंट ग्रुप साइज है. अब आपको बस ये चेक करना है कि ये आपका केस डिवीजन का है या डिस्ट्रीब्यूशन का है. इज इट योर केस ऑफ डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको चेक करना है. इज इट क्लियर? चलो, अब डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या अंतर है वो हम देखते हैं.
मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, 8 प्लेयर्स हैं, 8 प्लेयर्स में से मैं पहले 4 प्लेयर्स का ग्रुप बना रहा हूं, फिर 3 प्लेयर का ग्रुप बना रहा हूं, फिर 1 प्लेयर का ग्रुप बना रहा हूं। तो अगर मैं पहले डिवीजन अप्लाई कर रहा हूं, डिवीजन फॉर्मूला, तो डिवीजन फॉर्मूला से मुझे क्या पता चलेगा कि मेरे पास 4 प्लेयर, 3 प्लेयर और 1 प्लेयर के कितने ग्रुप बन सकते हैं, वो पता चल जाएगा, हाँ या ना। ओके, अरेंजमेंट नहीं होगी बट कितने अलग अलग ग्रुप पॉसिबल हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, एक सपोज यहाँ पे ले रहा हूँ ABCD EFG और H। ओके, फिर या तो फिर EFGH ABCD, ऐसे बहुत सारे पॉसिबल हैं, वो सारे के सारे मुझे डिवीजन फॉर्मूला से पता चलेगा कि कितने ग्रुप पॉसिबल हैं। इज इट क्लियर? अब एक बार आपका डिवीजन हो गया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते थे, याद करो कि अगर आपके पास ये 3 है ABC, तो बॉक्स वाले केस में हमने क्या पसंद किया था कि इन सबको आप एक बॉक्स में डाल रहे हो। ये बॉक्स A में आपके 4 प्लेयर्स हैं, बॉक्स B में आपके पास 3 प्लेयर हैं, बॉक्स C में आपके पास 1 प्लेयर है। ओके, चलो, डेफिनेटली बॉक्स की साइज अलग अलग होगी। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर इसी बॉक्स को आप आगे पीछे कर रहे हो तो वो आपको 3 फैक्टोरियल देता है। डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू डिवीजन इनटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे आपके 3 बॉक्स हैं जो नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं। तो इसी बॉक्स को अगर लाइन में आप आगे पीछे रख रहे हो तो वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दैट्स इट। हमें बस ये चेक करना है कि ये वाला केस आपका डिवीजन है या डिस्ट्रीब्यूशन। ये केस में हमारे पास क्या हो रहा है, डिवीजन फॉर्मूला से आपको 4 प्लेयर, 3 प्लेयर का और 1 प्लेयर का ग्रुप मिलेगा। 4 प्लेयर आपको किसको देने हैं, आपको MI को देना है। 3 प्लेयर आपको किसको देना है, CSK को देना है। 2 प्लेयर आपको किसको देना है, RCB को देना है। सॉरी, 1 प्लेयर आपको किसको देना है, RCB को देना है। तो MI, CSK और RCB को आपने दे दिया। ओके, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको ये नहीं पूछ रहे हैं, ऐसे कोई भी चीज नहीं बोल रहे कि पहले MI खेलने जाएगा फिर CSK खेलने जाएगा या फिर RCB खेलने जाएगा, या आपको ऐसे अरेंज नहीं करना है कि पहले MI फिर CSK फिर RCB, या फिर पहले अगेन CSK फिर MI फिर RCB। अंदर अंदर वापस नहीं हो सकता। या तो फिर अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपके पास 3 ग्रुप आ गए, 3 अलग अलग ग्रुप आ गए, वो तीनों ग्रुप आप कौन कौन से बॉक्स में रख सकते हो, अगर आप अलग अलग बॉक्स में रख सकते हो। अगर पहले बॉक्स में आपको रखना है तो पहले बॉक्स के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, 3। दूसरे बॉक्स के लिए 2, फाइनल बॉक्स के लिए 1 ऑप्शन। तो ये आपके पास 6 टोटल हो जाएगा, विच इज 3 फैक्टोरियल। ओके, बट अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हो कि अगर आपके पास ये 3 अलग अलग ग्रुप बन गए हैं, 3 अलग अलग ग्रुप को आपको 3 अलग अलग बॉक्स, जो आपके यहाँ पे टीम्स हैं MI, CSK और RCB, तो अगर 3 अलग अलग टीम्स में आपको रखना है, अब आप मुझे ये बताओ, क्या एक प्लेयर जो मैंने उसको अलग पसंद किया है, क्या मैं उसको इधर MI में रख सकता हूँ? MI में तो मुझे कितने चाहिए, 4 प्लेयर चाहिए ना। MI में तो मुझे इसी को रखना पड़ेगा जो मेरा 4 प्लेयर्स वाला ग्रुप है। CSK में मुझे कितने प्लेयर्स चाहिए, 2 प्लेयर चाहिए, तो उसमें 2 प्लेयर वाला ही ग्रुप रखना पड़ेगा। और RCB में मुझे 1 प्लेयर चाहिए, तो एक ही प्लेयर रखना पड़ेगा। मतलब मैं हर एक ग्रुप को बॉक्सेस में अलग अलग नहीं दे सकता। ये जो मेरे पास ग्रुप हो गए, वो ग्रुप को मैं अलग अलग बॉक्सेस में नहीं दे सकता, अलग अलग टीम में नहीं कर सकता, क्योंकि ये 4 यहाँ पे आपके सारे के सारे अलग हैं। ओके, ये केस में तो इसीलिए ये केस आपका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, बट ये केस आपका डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हर एक टीम साइज डिफरेंट है, हर एक टीम की रिक्वायरमेंट अलग है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि अगर मान लो कि मैं MI को 1 प्लेयर दे रहा हूं, तो बाकी के 3 प्लेयर और 4 प्लेयर का ग्रुप है, वो मैं कहां पे दूंगा, वो मैं कहीं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि CSK को चाहिए 2 प्लेयर और RCB को चाहिए 1 प्लेयर। क्या अभी क्लियर हुआ कि ये क्यों आपका डिवीजन है, क्यों डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है? ओके ओके, तो जो हमने फॉर्मूला बुक में समझा था उसी को अगर आप वापस समझे, तो यहाँ पे एग्जैक्टली ABC जो मैंने नाम दिया था वो आपके ग्रुप्स नाम थे, कि ये आपका ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C है, जिसे PQR अलग अलग बॉक्सेस में रखना है। तो इसे मैं थोड़ा नाम दे देता हूँ अलग से, ABC आपके ग्रुप्स हैं। तो जिस क्वेश्चन में ये ग्रुप्स को मैं PQR बॉक्सेस में रख सकता हूँ, तो वो वाले केस में आपके पास ये पॉसिबल है कि ABC इन्हीं ग्रुप को मैं अलग अलग बॉक्सेस में रख सकता हूँ। बट ये वाले केस में क्या है, ये आपकी टीम साइज है, अब टीम की रिक्वायरमेंट फिक्स है, उसे 4 चाहिए मतलब 4 चाहिए। ऐसा वो कर सकता है 1 लेके बाकी के 3 ले सकता है, बट ऑलरेडी आपने ग्रुप बना दिया है, तो 1 लेके के फिर बाकी के 3 कैसे लेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? क्या अभी क्लियर हुआ? ओके
So Samya, is it clear now? And other students? Yes, yes, Ovesh, because order doesn't important here. So this will be a case of distribution, because division, sorry, not distribution. So this will be your case of division. I'll write here reason as well. So this is your case of, this will be case of division, since ग्रुप ऑफ, एक बार आपने ग्रुप बना दिया, 4 प्लेयर, 3 प्लेयर, 1 प्लेयर, तो पर्टिकुलरली आपको एक एक टीम को ही देना है, राइट। ग्रुप ऑफ 4 players can be allotted to only mi, can be allotted to, मतलब एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। एंड ग्रुप ऑफ 3 players, comma, group of 3 players can be allotted to only CSK, and final, a group of 1 player can be allotted to only RCB। इसलिए ये एग्जैक्टली अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हो तो इनटू 1 फैक्टोरियल, सिर्फ 1 ही आपको मल्टीप्लाई होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, फिर आप भले चाहे पहले आप पहले आप आरसीबी पसंद कर रहे हो, पहले आप 1 पसंद कर रहे हो, फिर आप 3 पसंद कर रहे हो, फिर आप 4 पसंद कर रहे हो, लेकिन आपके पास है तो यहाँ पे 3 जगह ही, मुंबई इंडियंस, सीएसके और आरसीबी, जिसके लिए आपको पसंद करना है। तो मुंबई इंडियंस में 4 का ग्रुप, एक ही 4 का ग्रुप है वो एक रख सकते हो, एक ही 3 का ग्रुप है वो एक रख सकते हो, यहाँ पे एक ही ग्रुप रख सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी 1 ओनली। सो हियर टोटल नंबर ऑफ वेज आपके क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, विच इज डिविजन फॉर्मूला इनटू 1, डिवीजन इनटू 1। इज इट क्लियर? है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, बट डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ आपका एक तरीके से हो रहा है। डिवीजन आपने कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ आपका एक तरीके से हो रहा है। सो डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या होगा, टोटल आपके पास कितने प्लेयर्स हैं स्टूडेंट्स, 4 + 3 7 + 1 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। बस फिर यहाँ से आप सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं। 8 7 6 5 4 factorial by 4 factorial will get cancel out, 3 factorial will become 6, will get cancel out, 8 5s are 40, 7 4s are 28, 280। तो 280 वेज से डिफरेंट ऑप्शंस, मतलब ये वाला ऑप्शंस आपका खत्म हो सकता है जो आपको पहला ऑप्शन दिया गया है। इज इट क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। ओके, अदर स्टूडेंट्स आर नॉट रिप्लाइंग। सामने अभी क्लियर? अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, क्लियर नहीं है तो आई कैन एक्सप्लेन वन मोर टाइम। एवरीवन, है डिस्ट्रीब्यूशन ही, बट डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ आपका एक ही तरीके से पॉसिबल हो रहा है यहाँ पे। ओके, चलो 9 केस 2, क्योंकि 4 प्लेयर्स के लिए आपके पास कितने ग्रुप हैं, एक ही ग्रुप होगा हर एक केस में। यहाँ पे 3 प्लेयर्स के लिए एक ही ग्रुप होगा और 1 प्लेयर के लिए एक ही ग्रुप होगा। ओके, हर एक प्लेयर के लिए बस आपके पास एक एक ग्रुप होगा। चलो, अब अगर आपके पास एक और प्लेयर है, अब आपके पास 9 प्लेयर्स हैं, तो चलो ये पहले आपका केस क्या हो जाएगा, सभी प्लेयर्स डिस्टिंक्ट हैं, अनइक्वल ग्रुप्स, और ग्रुप साइज आपकी क्या है, डिस्टिंक्ट है, अनइक्वल ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड इक्वल ग्रुप साइज। ग्रुप साइज इक्वल है, इक्वल ग्रुप साइज ऑफ 3। अब इक्वल ग्रुप साइज ऑफ 3 है। अब बताओ ये आपका डिवीजन का केस है या डिस्ट्रीब्यूशन का? ऊपर वाला भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन का ही केस था, बट डिस्ट्रीब्यूशन में आपका अरेंजमेंट सिर्फ एक बार हो रहा था। तो ये अब आपको बस ये चेक करना है कि आपका डिवीजन का केस है या डिस्ट्रीब्यूशन का। टेल मी, डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपने 9 में से यहाँ पे 3 के ग्रुप बना लिए, राइट, इधर आपका 3 का ग्रुप है, ये 3 का ग्रुप है, ये 3 का ग्रुप है। ओके, ये सारे ग्रुप्स आपने फाइंड कर लिए, ये आपको मिल गया डिवीजन फॉर्मूला से। अब डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपके पास एमआई की टीम है, आपके पास सीएसके की टीम है, आपके पास आरसीबी की टीम है। अब एमआई, सीएसके और आरसीबी में आपको अरेंज करना है। चलो, एमआई टीम के पास कितने ऑप्शंस हैं? आपके पास 3 के ग्रुप हैं। एमआई को 3 ग्रुप का ही टीम चाहिए, 3 के ग्रुप है आपके पास, हाँ या ना एवरीवन? तो हर एक केस में, इन ईच केस, हर एक केस में एमआई के पास कितने ऑप्शंस होंगे? 3 ऑप्शंस होंगे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ऊपर भी यही हो रहा था ना, इन ईच केस, हर एक केस के लिए सेपरेटली आपके पास कितना बचेगा इन ईच केस, तभी तो आपके पास मल्टीप्लाई होता है ना। इन ईच केस 4 प्लेयर वाला एक ही ग्रुप था आपके पास, 3 प्लेयर वाला एक ही ग्रुप था, 1 प्लेयर वाला एक ही ग्रुप था। इन ईच केस
3 ग्रुप्स हैं आपके पास 3 प्लेयर के, हाँ या ना? अब 3 में से एक आपने इधर पसंद कर लिया, CSK के लिए कितने ग्रुप बचे? 2 ग्रुप बचे। RCB के लिए कितना ग्रुप बचेगा? एक ही ग्रुप बचेगा फिर फाइनली। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास कितने हो जाएंगे इधर? 6, विच इज नथिंग बट योर 3 फैक्टोरियल। सो ये डिवीजन के साथ ये 3 फैक्टोरियल आपका मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बी योर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ऊपर वाला भी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन है, बट ऊपर वाले डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ वेज सिर्फ 1 था, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन वाज इक्वल टू डिवीजन। ये वाले केस में सिंस इक्वल है तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ओके, और इक्वल केस में नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला क्या होती है? जो अनइक्वल में आपकी डिवीजन की फॉर्मूला थी, दैट इज m into n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल टू द पावर m। अब यहाँ पे m n में बहुत कंफ्यूजन होता है, m n में बिल्कुल ना पढ़ो। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय इक्वल आपका कितना है? 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इसी तरीके से करें। चलो, m n में कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं हुई, पता चला। ये वाली फॉर्मूला ऊपर डिवीजन देती है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देती है, वो भी हमें पता है, हाँ या ना एवरीवन? सो दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट? यू कैन टेल मी यस, इज दिस योर डिस्ट्रीब्यूशन? ओके, दैट्स इट, बस खत्म। सो 9 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय दिस इज 3 2s are 6 3 2s are 6 and 3 factorial 3 factorial 3 factorial cancel 6 6 cancel 3 2s are 6 3 3s are 9 2 2s are 4 5 2s are 10 7 3s are 21 21 into 8 8 1s are 8 8 2s are 16 और 1680 नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। इजी एवरीवन? पता चल रहा है? मजा आ रहा है क्वेश्चन में अगर पता चल रहा है तो? ओके, तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करने हैं नंबर ऑफ डिवीजन एंड नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। वो चॉकलेट वाला केस हमेशा याद रखना, क्योंकि वो आता रहता है, कभी चॉकलेट की जगह स्वीट्स दे देते हैं, और उसमें जनरली गलती यही होती है कि 0 को एक्सक्लूड कर देते हैं लोग। ओके, तो स्वीट्स आप कभी ग्रैंड पेरेंट्स को बांट रहे हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, तो ये इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये जनरल मिस्टेक है जो यहाँ पे स्टूडेंट्स करते हैं। करिश्मा, थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है? थोड़ा थोड़ा? ओके, ये सब ऊपर से जा रहा है। चलो ना, ओके, आप मतलब ऊपर से एग्री, थोड़ा समझने की कोशिश करना थोड़ा बहुत। सो अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स कैन बी डिवाइडेड अमॉन्ग 4 प्लेयर्स इक्वली इन हाउ मेनी वेज? चलो, अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स है, आप खेलने के लिए बैठे हो। चलो, 52 कार्ड्स, आप मुझे ये बताओ पहले, ये आपके अनइक्वल कार्ड्स होते हैं? सारे कार्ड्स अलग अलग हैं कि आइडेंटिकल है? टेल मी। अनइक्वल, सभी डिस्टिंक्ट है, तो पहले 2 केसेस में से एक हो जाएगा। वेरी गुड, नेक्स्ट। नाउ दैट कैन बी डिवाइडेड अमॉन्ग 4 प्लेयर्स। अब आपके नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं? 4। ओके, सो ए बी सी डी इक्वली, चारों प्लेयर्स को आपको इक्वल देने हैं, तो 52 को आपको इक्वल, हाँ वेरी गुड, 13 ईच, 13 13 13 13। तो अनइक्वल आप डिवाइडेड कर रहे हो इक्वल ग्रुप में, अनइक्वल कार्ड्स हैं, इक्वल ग्रुप में आप डिवाइड कर रहे हो, विच इज योर केस 2। ओके, अब केस 2 में अब आपको ये चेक करना है, इज इट योर डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? तो क्वेश्चन में ही आपको बोला गया, क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको? डिवाइडेड। ऐसा मत समझना डिवाइडेड बोल दिया मतलब डिवीजन करके खत्म कर दोगे। ओके, डिवाइडेड फिर क्या दिया गया? अमॉन्ग 4 प्लेयर्स, आप 4 प्लेयर्स में डिवाइड कर रहे हो। ओके, अगर सिर्फ आपको ये बोला जाता कि 13 13 के आप डिवाइड करके छोड़ दो, 13 13 के कितने ग्रुप आप बना सकते हो जिसमें ये 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 अलग अलग हो 52 को, सो दैट विल बी योर डिवीजन। बट वो 13 13 13 को आप डिवाइड करके फिर 4 प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, राइट? डिवाइडेड अमॉन्ग 4 प्लेयर्स, सो दिस विल बी योर डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट? समझना वापिस। तो 13 13 के सबसे पहले आप डिवीजन फाइंड कर सकते हो, ये आपको डिविजन्स मिल गए, अलग अलग डिविजन्स मिल गए, 13 13 13 13 13 13 13 13। अब आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हर एक केस में, इन ईच केस आपके पास यहाँ पे ए के पास 4 ऑप्शन होंगे, 4 ग्रुप होंगे, बी के पास 3 ग्रुप होंगे,
ओके, सी के पास 2 ग्रुप होंगे, डी के पास 1 ग्रुप होगा. इन ईच केस देयर विल बी 4 फैक्टोरियल पेयर्स. ओके, सो डिवीजन इनटू दिस, सो दिस टोटल विल बी योर केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, और यहाँ पे इक्वली के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के आपकी फॉर्मूला क्या है? सो फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डायरेक्टली m इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल टू द पावर. आप m कर सकते हैं बट उसमें ना पढ़ें जब तक जरूरत ना हो. 52 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 13 factorial into 13 factorial into 13 factorial into 13 factorial. So which is equal to 52 factorial divided by 13 factorial to the power 4. ओके, और ये आपको 4 फैक्टोरियल अलग से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी फॉर्मूला में आपका डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडेड है. इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, सो डिवाइडेड वर्ड से कभी भी कंफ्यूज ना हो. राइट, कई स्टूडेंट्स ऐसा करते थे आपके सीनियर्स में, डिवाइडेड है तो डिवीजन होना चाहिए. नहीं, अगर सिर्फ डिवाइडेड होता इसी क्वेश्चन में, राइट, सिर्फ डिवाइडेड होता कि अ पैक ऑफ 52 cards can be divided into 4 equal groups. In how many ways? चलो अब आप मुझे बताओ ये वाला केस आपका क्या हो जाता, डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन? ओके, it is divided in 4 equal groups. Okay, divided into 4 groups. तो बस 4 ग्रुप में आप डिवाइड कर रहे हो. So this will be your case of division. नहीं, ये केस आपका डिवीजन हो जाता ना स्टूडेंट, समझो. सिर्फ आप ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो वो डिवीजन, फिर ग्रुप को किसी लोगों को दे रहे हो, ग्रुप को कोई एक बॉक्स के अंदर अंदर कर रहे हो, वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ओके, ये वाला केस है जो आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया गया, इट इज डिवाइडेड अमंग 4 प्लेयर्स. तो 4 प्लेयर्स में डिवाइड करने से पहले आपको 4 का ग्रुप बनाना पड़ेगा, फिर आप 4 प्लेयर्स को दे रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड योर डिस्ट्रीब्यूशन. और अगर सिर्फ डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, 4 अलग आपको ग्रुप बनाने हैं, तो अगर आपको 4 ग्रुप बनाने हैं तो दैट विल बी योर डिवीजन. पता चल रहा है? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि कब डिवीजन यूज करना है, कब डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो बस पता चलना चाहिए. Okay. Now let us see next question. So this was your question number 3. Question number 4. Just a minute. Where is cursor? Just a minute. In how many ways a pack of 52 cards can be divided into 4 sets? Right. अब समझो यहाँ पे 4 sets मतलब वो 4 का ग्रुप हो गया. Okay. In how many ways a pack of 52 cards can be divided into 4 sets? अब 4 sets में आप उसे डिवाइड कर रहे हो. Can be divided into 4 sets. 2 of them having 20 cards each and the third and fourth having 7 and 5 cards. So 52 cards हैं. Okay. आप उन्हें डिवाइड कर रहे हो 20 plus 20 plus 7 plus 5. Is it possible? Tell me. Okay. 20 plus 20 plus 7 plus 5. Okay. You can tell me yes or no. ये exactly आपका मिक्स ग्रुप है. मिक्स ग्रुप वाला कोई हमने अलग से नहीं देखा था, बट आपको यहीं पे समझना पड़ेगा. So in how many ways a pack of 52 cards can be divided into 4 sets? तो अब मुझे बताओ ये पहले आपका डिवीजन केस है या डिस्ट्रीब्यूशन केस है? ये आपको क्या बोला गया है? डिवाइडेड इनटू 4 सेट्स. क्या 4 पीपल बोला गया है? आर दे स्पीकिंग अबाउट 4 पीपल? नहीं, नो. सो दिस इज योर केस ऑफ डिवीजन और नॉट? ओके, डिवीजन, क्योंकि ऊपर ही मैंने आपको डिफरेंस समझाया डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन में. ओके, कि अगर 4 पीपल बोला गया होता है यहाँ पे डिवाइडेड अमंग 4 पीपल तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा.
चलो अब हमने ये 52 कार्ड्स आपके सारे अनइक्वल है। ओके, अब ये जो आपके ग्रुप है, अब ये ग्रुप आपको मिक्स आ गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ग्रुप इज योर मिक्स, जिसमें ये आपके अनइक्वल ग्रुप है और ये आपके इक्वल ग्रुप है। तो हमने जो भी टाइप देखी है फॉर्मूला बुक में, वो हमने टाइप सिर्फ देखी है आइदर आपके पास ग्रुप साइज सेम होगी या ग्रुप साइज अलग होगी, राइट। हमने मिक्स वाला नहीं देखा, मिक्स वाला मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, फिर हम उसको फॉर्मूला बुक में भी लिख सकते हैं। चलो, तो पहले आप मुझे सोच के बताओ कि हम मिक्स वाले में हम क्या अलग ले सकते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ डिवीजन आपको पता है, नंबर ऑफ डिवीजन हम करेंगे 52 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अगर सारे के सारे अलग होते 20 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, हम इस तरीके से करते हैं। हाँ या ना? अगर सारे के सारे अलग होते तो, और अगर सारे के सारे साथ में होते, सेम होते, तो हम क्या करते थे 52 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल। ये आपको क्या देता है? ये आपको नंबर ऑफ आई कैन से डिस्ट्रीब्यूशन देता है, राइट। और डिवीजन के लिए चाहिए तो हम 1/2 फैक्टोरियल करते थे सिर्फ इसके लिए। ओके, अगर यहाँ पे आपका 7 और 5 था तो हम यहाँ पे ऐसे करते थे 52 फैक्टोरियल बाई 7 5। डेफिनेटली इधर 7 5 है तो उनका सम इधर 12 होना चाहिए, इधर 52 है तो उनका सम 40 होना चाहिए, 20 है तो हम ऐसा करते थे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। यस, तो अब बस हम इन दोनों कंसेप्ट को आपको मिक्स करना है, इन दोनों कंसेप्ट को आप मिक्स करो, अप्लाई करो, सोचो। तो टोटल आपके पास 52 कार्ड्स हैं, उनका आप डिवाइड करोगे तो 52 फैक्टोरियल, उसमें से आपके इक्वल ग्रुप्स हो जाएंगे 20 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, सेम लाइक योर परम्यूटेशन ऑफ 52 ऑब्जेक्ट्स इन द ग्रुप साइज ऑफ 20 20 7 5। ओके, बट अब ये 20 20 वाले दो ग्रुप सेम है, तो उसके लिए हम बाई 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा कर देंगे, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये दोनों सेम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मिक्स वाले केस में आपको ऐसे करना है, और अगर आप दूसरे तरीके से देखो तो हम बाई 2 फैक्टोरियल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिंस ये 20 फैक्टोरियल के ग्रुप सेम है, तो ये दो ग्रुप आपके सेम है, तो अंदर अंदर आपके इंटरचेंज कर सकते हो 2 फैक्टोरियल बेस से। तो उन सबको एक ही बार काउंट करना है तो उसको हम डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कर सकते हैं। जब भी आपके पास दो इक्वल ऑब्जेक्ट आ जाए, याद करो जब आप परम्यूटेशन करते थे, दो इक्वल ऑब्जेक्ट आपके पास आ जाए तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल करते थे, तीन इक्वल ऑब्जेक्ट हो तो 3 फैक्टोरियल करते थे। इफ p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ इक्वल काइंड, हम p फैक्टोरियल से डिवाइड करते थे। ओके, तो ये दोनों कंसेप्ट से आप समझ सकते हैं। ओके, so here we divide by 2 factorial to remove duplication। अगर आप 2 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। तो बस वही है, मिक्स है तो बस आपको वो फॉलो करना है। मिक्स है तो अनइक्वल के लिए अनइक्वल वाला केस, इक्वल के लिए इक्वल वाला केस, टोटल के लिए आपका 52 फैक्टोरियल है ही, राइट। चलो, डिवीजन की फॉर्मूला आपको देखनी है। डिवीजन की फॉर्मूला में हम डिवाइड में क्या करते थे? अनइक्वल है तो 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, इक्वल है तो हम क्या करते थे 20 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल, और दो बार रिपीट हो रहा है तो इंटू 2 फैक्टोरियल। हायर है डिवीजन में, डिस्ट्रीब्यूशन है तो 20 इंटू 20 रखते थे। बस अब इन सभी चीजों को कंबाइन कर दो, सो यू विल गेट योर आंसर। क्या ये चीज पता चली एवरीवन? यू कैन टेल मी यस, अगर पता चली तो, नहीं पता चली तो यू कैन टेल मी नो। ओके, तो मिक्स का अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बट मिक्स हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। तो इन दोनों का डिवीजन का मैंने मिक्स कर दिया, पहले m प्लस एन प्लस पी, तो वो m प्लस एन प्लस पी दोनों में सेम है, 52 फैक्टोरियल 52 फैक्टोरियल, राइट। और यहाँ पे आपका डिवीजन में आपका हो जाएगा इधर 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, या 20 फैक्टोरियल 2 टाइम्स, या 1/2 फैक्टोरियल। ओके, सो आई होप इट इज इजी नाउ, राइट। उसी तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कर सकते हैं। सो इट इज योर मिक्स। मिक्स के लिए आपको इस तरीके से करना है। या दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू समझें तो पहले 20 को आप अलग मान लो। अगर 20 को आप अलग मान रहे हो तो 52 फैक्टोरियल बाई 20 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल आएगा, जिसमें हमने 20 को अलग माना। बट एक्जैक्टली 20 दोनों सेम है, तो उसमें 20 ग्रुप के जितने भी अंदर अंदर परम्यूटेशन आएंगे, सिंस वो दोनों ग्रुप सेम है तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ओके, तो आप दो वे से कर सकते हो, वो डायरेक्ट याद रख सकते हो, ये याद रखने के लिए है। और एग्जैक्टली आप इस तरीके से कर सकते हो, राइट। कि फर्स्ट इतना आप कर रहे हो जिसमें 20 को अलग मान के
और फिर ये 2 फैक्टोरियल क्योंकि 20 आपके सेम होंगे, ओके, बोथ आर सेम, तो उसको दूर करने के लिए। क्वेश्चन 4 इजी। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। ये हो गया आपका क्वेश्चन 4। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 से आपका लेवल 2 क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, क्लास एक्सरसाइज लेवल 2। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगा मैं अभी। Now, the total number of ways of dividing 12 Kit Kat chocolates among 5 friends. Okay. Total आपके पास 12 Kit Kat chocolates हैं students. जिसका 5 friends में divide कर रहे हो। 12 Kit Kat chocolates, 5 friends. Each of whom must receive at least 1 chocolate. अब आपको ये बोला ही गया है। चलो 12 Kit Kat, ये identical objects हैं कि अलग अलग है? अगर आप बाजार में खरीदने जाओगे, डेफिनेटली ऐसा मत बोलना कि सर एक 10 वाली ले रहे हैं, एक 20 वाली ले रहे हैं, ठीक है। तो आप सब सेम ला रहे हो, सब सभी 10 रुपए वाली है, तो आइडेंटिकल हो गए। 5 फ्रेंड में डिवाइड कर रहे हो और सबको एक एक तो मिल ही रही है, मिनिमम एक एक मिल रही है। अब यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। ऊपर वाले क्वेश्चन में जब चॉकलेट और चिल्ड्रन था, क्या स्पेसिफाई किया गया था? नहीं, स्पेसिफाई नहीं किया गया था, इसलिए हमने 0 इंक्लूडेड किया। यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है तो 0 इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड, excluded. So what is the formula? N minus 1 C R minus 1 or not? What is N? Identical objects. R, number of friends. So 12 minus 1 C 5 minus 1 11 C 4. फिर 11 C 4 तो आप फाइंड कर सकते हो। 11 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। इजी। लेवल 2 का क्वेश्चन है, बट इट इज लाइक प्री रीडिंग क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। Now, can you see this question number 6? 4 boys picked 30 apples in total. भाई 4 बॉयज हैं जिन्होंने 30 एप्पल्स पसंद किए हैं टोटल। द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन डिवाइड देम अमॉन्ग देमसेल्व्स। ओके, तो 4 बॉयज पिक 30 एप्पल्स, 4 लोग हैं, 30 एप्पल पसंद किए। द नंबर ऑफ वेज विच इन विच दे डिवाइड देम अमॉन्ग देमसेल्व्स। चलो अब यहाँ पे मुझे समझो, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। तो एप्पल, उन्होंने 30 एप्पल पसंद किए। अब ये क्वेश्चन करने के लिए हमें कुछ अजम्पशन करने पड़ेंगे। हम ऐसा मानेंगे, क्या हर एक एप्पल सेम होता है? अगर आप बाजार से खरीदने जा रहे हो तो डेफिनेटली कुछ अलग अलग होते हैं, कुछ सेम दिखते हैं, राइट। एकदम ब्रांडेड वाले आप लोग पता नहीं कैसे आते हैं। तो 30 एप्पल्स इन टोटल। सो विल ये क्वेश्चन करने के लिए हमें डेफिनेटली कुछ एजम्पशन करने पड़ेंगे। तो पहला एजम्पशन ये हो जाएगा कि आपके एप्पल्स आइडेंटिकल है। ओके, एप्पल सारे के सारे आइडेंटिकल है, अगर एप्पल्स आर आइडेंटिकल। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी डिवाइडेड अमॉन्ग देमसेल्व्स। अब 4 बॉयज हैं। अब मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई किया गया है? इट इज सेम लाइक योर क्वेश्चन ऑफ चॉकलेट एंड चिल्ड्रन। चॉकलेट और चिल्ड्रन है, ऊपर वाला केस था जब आपको 4 चिल्ड्रन है, 3 चिल्ड्रन में डिवाइड करने थे। तो अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो यहाँ पे आप कौन सा केस मानोगे? क्या जरूरी है कि चारों के चारों को ही मिले? ओके, 4 बॉयज पिक, राइट। अगर कुछ बोला गया नहीं है, नथिंग इज स्पेसिफाइड, मैंने आपको बोला हम लेंगे 0 इंक्लूडेड। ओके, यस, क्योंकि अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया तो हम 0 को इंक्लूड करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में। सो ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक बच्चे को एक तो मिलना ही चाहिए। ओके, बस। तो अब आपके पास है N30 R4 0 included, so N plus R minus 1 C R minus 1, 30 plus 4 minus 1 C 4 minus 1, 33 C 3। Is it clear? बस ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट थी। You can tell me yes if it is clear. Okay. क्योंकि अगर आप इसको डिफरेंट मानोगे स्टूडेंट्स तो आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। मान लो कि सारे एप्पल अलग अलग हैं,
एप्पल अलग अलग है, तो अनइक्वल वाले केस में हम क्या करते थे, अब अगर इक्वल ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो तो 30 को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करोगे, कैसे करोगे, 7.5 पॉसिबल नहीं है। अनइक्वल ग्रुप करोगे तो अनइक्वल ग्रुप तो बहुत सारे पॉसिबल है ना। तो फिर आइडेंटिकल में फिर आपको अनइक्वल ग्रुप में 0 इंक्लूडेड 0 एक्सक्लूडेड दोनों का आंसर अलग अलग मिलेगा। ओके, सो आपको 29C3 मिलेगा अगर आप 0 एक्सक्लूडेड कर रहे हो। बट अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहे तो हम डेफिनेटली वो चीज का फायदा उठाएंगे। तो ये दुनिया वैसी ही है, अगर आप बोलोगे नहीं मुझे मेरा हिस्सा चाहिए तो लोग फायदा उठा देंगे। थोड़ा साइकोलॉजी और दुनियादारी लाइफ स्किल्स पे चला गया, बट यस इट इज ट्रू। वो चीजें सीखोगे आप कॉलेज में जाके। तो 4 बॉयज राइट, अगर मान लो कि वो लोग कहीं से ला रहे हैं एप्पल, एक बॉय एकदम सीधा साधा है, बोल रहा है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए तुम लोग खा लो, तो वो लोग उस पर दया नहीं करेंगे, वो खा लेंगे, उसके लिए बचाएंगे नहीं। ओके, बोलेंगे पक्का पक्का। चलो क्वेश्चन नंबर 7, इन हाउ मेनी वेज कैन 20 आइडेंटिकल टॉयज, हाँ ये जैसे बच्चों वाले क्वेश्चन बहुत फेमस है इसमें, क्या इधर आप बच्चों को टॉयज बांट रहे हो या बच्चों को चॉकलेट्स बांट रहे हो। इन हाउ मेनी वेज 20 आइडेंटिकल टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 चिल्ड्रन सो दैट ईच वन गेट्स एटलीस्ट 3 टॉयज। अब ये आया है अच्छा वाला क्वेश्चन, समझना। अब हर एक को एटलीस्ट 3 तो मिल रहे हैं, अभी तक हमने क्या देखा था, एटलीस्ट 1 मिल रहा है, अभी एटलीस्ट 3 मिल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन को समझना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 20 आइडेंटिकल टॉयज है, आप 4 चिल्ड्रन में बांट रहे हो। ओके, आपके पास 20 टॉयज हैं, आपके पास 4 चाइल्ड है, 4 चिल्ड्रन है। ओके, वो चारों चिल्ड्रन सपोज आपके पास है C1 C2 C3 C4, यू आर हैविंग दिस 4 चिल्ड्रन, आपके पास 20 टॉयज है, हर एक को मिनिमम 3 तो देना ही है। अब क्या हर एक को मिनिमम 3 देने वाली कोई फॉर्मूला है हमारे पास, हर एक को मिनिमम 1 1 देने वाली फॉर्मूला है, पर क्या 3 देने वाली फॉर्मूला है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आप कैसे डील कर सकते हो, समझना। हर एक को मिनिमम 3 चाहिए, पहले 3 दे दो हर एक को। ओके, 3 3 3 3, कोई भी 3 3 3 दे दो। इज इट क्लियर एवरीवन। हर एक को मैंने पहले 3, अब 20 तो आइडेंटिकल है ना, 20 टॉयज तो आइडेंटिकल है, तो इनको पहले 3 दे रहे हो, आखिरी 3 दे रहे हो, बीच के 3 दे रहे हो, वो सब तो सेम ही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। ओके, 20 टॉयज में से मैंने 3 into 4 राइट दैट इज 12 टॉयज बांट दिए ऑलरेडी, तो कितने टॉयज बचे, 8 टॉयज। अब सबको मिनिमम 3 टॉयज तो मिल गए हैं, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। 3 टॉयज के बाद अब जो मुझे बाकी के टॉयज बांटने हैं सब में, अब मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, अब 8 टॉयज को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 8 टॉयज को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 चिल्ड्रन में। नाउ अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे 0 इंक्लूडेड है या 0 एक्सक्लूडेड है। मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने 3 3 3 दे दिया है। अब मैं किसी एक को कुछ भी नहीं दूंगा तो भी चलेगा ना, मान लो इसको कुछ नहीं दे रहा हूँ, बाकी के 8 इधर बांट रहा हूँ, या इन दोनों को नहीं दे रहा हूँ, इन दोनों को 4 4 दे रहा हूँ, चलेगा, क्योंकि मिनिमम 3 3 सबको मिलना चाहिए। सो 8 टॉयज अमॉन्ग 4 चिल्ड्रन राइट व्हेन वेयर 0 इंक्लूडेड। तो अगर ये 0 इंक्लूडेड है, 0 इंक्लूडेड, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस will be equal to 8 n minus 1 n plus r minus 1 c r minus 1, where n is equal to 8, r is equal to 4. So 8 plus 4 minus 1 c 4 minus 1, 8 plus 4 12 minus 1, that is 11 c 3. अब आगे जगह मैंने क्यों छोड़ी है, क्योंकि पहले ये भी तो आपको काउंट करना है राइट। हर एक चिल्ड्रन को आप 3 3 टॉयज दे रहे हो, चलो ये कितने वेज में दे सकते हो आप, 3 3 टॉयज आपको देना है, सिंस सारी चीजें आइडेंटिकल है। ओके, तो 12 में से आप कोई भी 3 पसंद करो, पहले 3 पसंद करो, बीच के 3 पसंद करो, या लास्ट के 3 पसंद करो, वो सब सेम ही होगा, हाँ या ना एवरीवन। फिर वो जो भी आप पसंद करके दे रहे हो वो सब सेम होगा, 3 3 3 3 3 3। तो स्टार्टिंग में जो आप 3 3 3 3 दे रहे हो वो सिर्फ एक ही वे होगा, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले को देने के लिए आपके पास 12 में से 3 ऑप्शन है, 12C3 फिर 9C3 फिर 6C3 एंड देन 3C3। क्यों मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सारे के सारे सेम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। 12 में से पहले 3 पकड़ो, 12C3 का मतलब क्या होता है, 12 में से आप 3 पकड़ रहे हो उसके कितने वेज हैं, 12 में से आप 3 पकड़ रहे हो उसके कितने वेज है, इधर आप ABC पकड़ रहे हो पहला वे, DEF पकड़ रहे हो दूसरा वे राइट, या फिर ABD पकड़ रहे हो तीसरा वे, ऐसे करके सारे वेज।
पर यहाँ तो सारे ए हैं, पहले 3 पकड़ो तो भी ए आएगा, बीच के 3 पकड़ो तो भी ए, लास्ट के 3 पकड़ो तो भी ए। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस। ओके, तो जब भी आपके पास ऐसा केस हो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप बोलोगे सर आपने 3 दे दिए, मैं 2 दे के करूंगा तो भी चलेगा। ओके, बट एटलीस्ट 3 मिलने चाहिए, तो आपको फिर वहां पे एक एक्सक्लूडेड आएगा, C1 C2 C3 C4। अब आपने 2 ऑलरेडी दे दिए, अब 2 4 8 आपने माइनस कर दिया 20 टॉयज में से। अब आपके पास टॉयज कितने बचे हैं? 20 माइनस 8 स्टूडेंट्स, 12 और नॉट 12 टॉयज को आपको 4 टॉयज में 4 बच्चों में बांटना है। आप कैसे बांटोगे? 0 इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड यहाँ पे। अब एक्सक्लूडेड होगा ना, पहले इंक्लूडेड था, क्योंकि किसी को भी 0 मिलेगा तो चलेगा। हमारी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है? एटलीस्ट 2 ना, एटलीस्ट 3 ना। एटलीस्ट 3 का मतलब क्या हुआ? 2 तो आपने दे दिया, मिनिमम एक तो आपको देना ही है, मिनिमम एक देना है। तो आपके फॉर्मूला हो जाएगी n-1 c r-1, 12 - 1 c 4 - 1 विच इज 11 c3। तो और यहाँ पे भी आगे पहले 2 to 2 1 वे से पॉसिबल है, ओनली 1 वे, सो 1 वे इंटू 11 c3। ओके, हाँ, तो दोनों मैंने आपको दिखा दिए। आइदर आप 3 दे के 0 इंक्लूडेड लो या 2 दे के 0 एक्सक्लूडेड लो, दोनों में आपको सेम आंसर आएगा। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? कौन सा इजी लग रहा है? आई थिंक फर्स्ट वाला इजी लग रहा होगा, राइट? तो क्योंकि एटलीस्ट 3 दे दिया है तो 3 दे दो, फिर अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। यू कैन गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट? अब इन क्लास एक्सरसाइज 3 में 3 क्वेश्चंस हैं, 8 9 10, राइट? वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इट विल हार्डली टेक योर 10 मिनट्स मोर, सो इफ यू अलाउ मी आई कैन टेक। ओके, आपका नेक्स्ट क्लास कितने बजे है? इज इट एट 3:30? अगर 3:30 है तो मैं भी ले लेता हूँ। 1:30 है तो यस, 3:30 है तो आई एम जस्ट टेकिंग योर 10 मिनट्स एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स। ओके यस, क्योंकि 3 क्वेश्चन है, खत्म हो जाएंगे और अभी तक हमने जो देखा वही है, तो इतनी मेहनत की है, इसको खत्म कर देते हैं। यस और नो एवरीवन? चलो, अब क्वेश्चन नंबर 8 समझो यहाँ पे, द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। अब आसान लग रहा है, अब डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आसान लग रहा है। ओके, तो सानी आप बोल रहे थे कुछ कंफ्यूजन तो है, बट कंफ्यूजन क्या है वो पता नहीं है। बट आई होप कि अब ये सारे क्वेश्चन करने से वो सब आसान हो गया होगा, राइट? इनिशियली जब हम उसका कंसेप्ट समझ रहे थे, उसकी फॉर्मूला कैसे आई सी मैथ्स में, राइट? उसकी फॉर्मूला कैसे आई वो समझना एक पार्ट है। वो आपको अगर नहीं समझ में आया तो उसके आप इग्नोर कर सकते हो, आप वो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, और फॉर्मूला की मदद से अब क्वेश्चन कैसे करना है वो अलग पार्ट है। जेई में आपको क्या चाहिए? फॉर्मूला की मदद से क्वेश्चन कैसे करने हैं वही चाहिए। ये फोकस, इस चीज पे मैं फोकस करूंगा जब हम कॉनिक्स के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि उसमें हम प्रूफ में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रूफ पढ़ना वो बेसिक साइंस है, बेसिक मैथ्स है एग्जैक्टली, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना वो अप्लाइड मैथ्स है। इंजीनियरिंग में हमें अप्लाइड मैथ्स चाहिए, हम इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें ये चाहिए। ठीक है, ऑलमोस्ट क्लियर है तो गुड, नहीं तो एक बार ये वापस देखना। ओके, तो ओके करिश्मा, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x1 + x2 + x3 इक्वल टू 0। आपको ये दिया गया है x1 + x2 + x3 इक्वल टू 0 वेयर xi इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। अब यहाँ पे ये समझना, आपको इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। हमें फॉर्मूला किसकी पता है? हमें फॉर्मूला पता है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस जब सारे के सारे आपके इंटीजर्स हो, राइट? पॉजिटिव इंटीजर्स हो, हाई है ना, या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, बट नेगेटिव नहीं होने चाहिए। यहाँ पे आपके xi -5 -4 -3 -2 -1 सारी वैल्यू ले सकते हैं। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, मतलब नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं, बट हमारे पास जो फॉर्मूला है वो नेगेटिव वाली नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे समझना, हमें इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है या नॉन नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। सो इफ आई ऐड +5 ऑन बोथ द साइड्स, this -5 will come to this side, xi + 5 0 or not, greater than or equal to 0 or not। तो अगर मैं इसे कोई दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहा हूं जिसमें 5 ऐड करके, तो वो वेरिएबल मेरा पॉजिटिव हो सकता है। मैं हर एक xi में 5 को ऐड करके उसको दूसरा वेरिएबल कन्वर्ट कर रहा हूं। सपोज लेट yi = xi + 5।
So can I say this yi is greater than or equal to 0? हाँ या ना? तो xi प्लस फाइव, यहाँ पे आपके पास कितने x हैं? 3, x1 x2 x3, हर एक में मैं प्लस फाइव ऐड कर रहा हूँ. ओके, so let us add plus 5 in both the cases, in all variables. So here, या फिर आप क्या कर सकते हैं, y1 इक्वल टू x1 प्लस 5, y2 इक्वल टू x2 प्लस 5, y3 इक्वल टू x3 प्लस 5 लिख सकते हैं, राइट? समझ रहे हैं यहाँ पे? So since yi इक्वल टू xi प्लस 5, y1 इक्वल टू x1 प्लस 5, y2 इक्वल टू x2 प्लस 5, y3 इक्वल टू x3 प्लस 5. ओके, चलो अब x1 को सब्जेक्ट बनाओ. x1 आपका क्या हो जाएगा? y1 माइनस 5. x2 आपका क्या हो जाएगा? y2 माइनस 5. x3 आपका क्या हो जाएगा? y3 माइनस 5. ये सारी वैल्यूज अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे. सो दिस योर इक्वेशन विल बिकम x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, जहाँ पे x1 आपका हो जाएगा y1 माइनस 5, x2 हो जाएगा y2 माइनस 5, x3 हो जाएगा y3 माइनस 5 इक्वल टू 0. So this will become y1 plus y2 plus y3 minus 15 equal to 0. So this will become y1 plus y2 plus y3 equal to 15. y1 plus y2 plus y3 आपका 15 हो जाएगा. Is it clear everyone? Okay. चलो अब यहाँ पे आपके सारे yi greater than or equal to 0 है. Okay. तो अब आपको इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं जहां पे 0 इंक्लूडेड है. तो n आपका हो जाएगा 15, इसको आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, r इक्वल टू 3, जहां पे 0 इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड. सो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, ओके, या नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर दिस केस, जनरली फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूशन की है. सॉल्यूशंस फॉर दिस केस ऑफ इक्वेशन n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1 और नॉट, जहाँ n आपका हो जाएगा 15, r है 3, 15 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, 15 प्लस 3 18, 17 सी 2. Please give me some response everyone. Easy everyone. पता चल रहा है? आसान है? You can tell me yes or no. Okay. तो ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन हम डायरेक्टली कर सकते हैं. 17C2 की वैल्यू मैं फाइंड नहीं कर रहा हूं, वो आप घर से आसानी से कर सकते हैं. Okay. Now let us see final 2 questions. तो अगर आपके पास ऐसे नेगेटिव इंटीजर्स वाले आ रहे हैं तो आपको इस तरीके से कन्वर्ट करके करना है. ओके, अब ये इन क्लास एक्सरसाइज 3 में बस इसी टाइप के क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ कि उसमें आपको कैसे करना है. और सी क्वेश्चन नंबर 9, तो ये आपके स्पेशल केस हैं इक्वेशंस वाले. इन हाउ मेनी वेज कैन 4 persons ईच थ्रोइंग अ डाइस वंस कैन मेक अ सम ऑफ 6? चलो, टोटल कितने पर्सन है स्टूडेंट्स? 4 या नहीं? हाँ या ना? तो सपोज पहला पर्सन जो थ्रो कर रहा है वो डाइस पे जो नंबर आ रहा है उसे मैं x1 नाम दे रहा हूँ. दूसरा पर्सन जो डाइस पे थ्रो कर रहा है उसे x2 नाम दे रहा हूँ. तीसरे को मैं x3 नाम दे रहा हूँ. चौथे को मैं x4 नाम दे रहा हूँ. सो इन हाउ मेनी वेज कैन 4 persons ईच थ्रोइंग अ डाइस वंस कैन मेक अ सम ऑफ 6? टोटल सम आना चाहिए आपका 6. तो सेम 6 को आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है. अब बताओ क्या यहाँ पे n आपका हो जाएगा 6, r आपका आ जाएगा 4, 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 1 2 3 समथिंग लाइक दैट, ऐसा हो सकता है. 0 इंक्लूडेड होगा कि एक्सक्लूडेड होगा? क्या डाइस पे 0 आता है? डाइस पे 0 आता है? डोंट टेल मी सर हमें डाइस के बारे में पता नहीं है. ओके, यस, नो, 0 excluded. So therefore n minus 1 c r minus 1, n is 6, 6 minus 1 c 4 minus 1, 6 minus 1 is 5 c 3, 5 c 3 is nothing but 5 c 2. So 5 into 4 by 2, 5 2s are 10. Easy everyone? Okay. Question number 9. Okay. तो अभिराम जो आपने आंसर दिया वो कोई और क्वेश्चन का है? ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर है 136. Okay, yes.
ऊपर वाले क्वेश्चन में 17, ओके, सो 17 into 16 by 2, yes, 17 8s are. Now let us see final question everyone. Right, thank you for your patience. I won't take much time. बस ये लास्ट एप्लीकेशन देख लो किस तरीके से है. So total number of positive integral solutions of 15 less than x1 plus x2 plus x3 less than or equal to 20. अब आप समझ रहे हो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है. x1 plus x2 plus x3 equal to n के बारे में आपके पास है, बट आपको यहाँ पे ये बोला गया है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस. इंटीग्रल सॉल्यूशंस मतलब आपका क्वेश्चंस मतलब आपके वेरिएबल की वैल्यू इंटीजर ही हो सकती है. अगर वो इंटीजर है तो आप आंसर भी आपका इंटीजर हो सकता है. तो पॉसिबल वैल्यूज आपकी यहाँ पे क्या हो सकती है. x1 plus x2 plus x3 इक्वल टू 15 से बड़ा 16 हो सकता है. फिर x1 plus x2 plus x3 17 हो सकता है. ओके, लाइट का इश्यू. फिर x1 plus x2 plus x3 आपका 18 हो सकता है. प्लीज टेल मी यस और नो. x1 plus x2 plus x3 18 हो सकता है. फिर 19 एंड फिर 20, हाँ या ना. ओके, x1 plus x2 plus x3 19 और 20, ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं. और बीच में आपकी कंडीशन क्या आ रही है, और या एंड. डेफिनेटली और, क्योंकि ये होगा या ये होगा, ये होगा या ये होगा, ये होगा या ये होगा. सो इन बिटवीन वी आर हैविंग कंडीशन और. ओके, नाउ नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसके आपको पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए. पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, जीरो इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड. Zero excluded or not? Right, positive. Zero is not a positive number. Zero is neither negative nor positive. So positive मतलब zero excluded, non-negative मतलब zero included. So this all will become your formula n minus 1 c r minus 1. r हर जगह fix है 3. Okay. So yes, just a minute, Abhiram, I'll come to that point. So n minus 1, 16 minus 1, c 3 minus 1, 17 minus 1 c 3 minus 1. 18 minus 1 c 3 minus 1, 19 minus 1 c 3 minus 1, 20 minus 1 c 3 minus 1. Now addition rule, बीच में और आ रहा है, हम क्या करेंगे, add, हाँ या ना. Okay, so this is your exactly 15c2 plus 16c2 plus 17c2 plus 18c2 plus 19c2. Easy everyone, ये पता चला. ओके, बस यहाँ से आपको सिंप्लीफाई करना है. तो ये सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन दी जाए तो उसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग ऑप्शंस. ओके, नाउ Abhiram is asking, sir, if it is n then there would be zero solution. Yes, then there would be zero solution. Okay, क्योंकि n पॉसिबल ही नहीं है कि एक साथ उनका सम, तीनों का सम 16 भी हो रहा है, 17 भी हो रहा है, इम्पॉसिबल. So this is it for today's class. Right, thank you so much, students. If you have any doubts, you can ask me. Okay, Ronak is asking in above question, if sum was 24, then one of solution will be 1 plus 1 plus 1 plus 21, but that is not possible. Ronak, आप क्वेश्चन 10 के लिए पूछ रहे हो या Ronak, you are telling me for question number 21, Ronak? Dice 1 2 3 4, अच्छा 1 1 1 and हाँ, तो वो आएगा. राइट, जैसे यस, जैसे रौनक ने बोला, वो आपके टीपीपी में क्वेश्चन है. टीपीपी और शायद होमवर्क एक्सरसाइज में भी मिलेंगे कि अगर 4% डाई थ्रो कर रहे हैं. राइट, अब अगर आपका सम यहाँ पे 21 दिया है क्वेश्चन में, डेफिनेटली 4 का सम 21 हो सकता है अगर चारों में आपके 5 आ रहे हैं, 5 4 20. बट जब अगर आप वो 21 का सॉल्यूशन वहां पे फाइंड कर रहे हो तो वहां पे आपका इक्वेशन एक्चुअली ये बनेगा x1 plus x2 plus x3 plus x4 इक्वल टू 21, जहाँ पे आपके हर एक xi की लिमिटेशन है. हर एक xi आपका 1 से 6 के बीच में है. राइट, योर xi इज बिटवीन 1 to 6. तो वो वाले केस में आप कैसे करना है, वो वाले केस में अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला यूज करोगे तो एक केस आपको ये भी मिलेगा कि x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 1, x4 की वैल्यू राइट. अगर आपको 21 दिया है तो ये 3 निकाल दो, कितना बचा 18, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा. तो वो वाले केस में कैसे अप्लाई करना है, तो वो इसका और नीचे वाले क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन होगा जहाँ पे आपका xi 1 to 6 के बीच में. तो वाले क्वेश्चन हम देखेंगे. एक बार आप होमवर्क और टीपीपी के वो वाले क्वेश्चन ट्राई करो, देन यू कैन आस्क मी दोस डाउट्स इन डाउट सॉल्विंग सेशन. जो हमारे डाउट सॉल्विंग सेशन नेक्स्ट वीक से शुरू होंगे.
इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो इसी के साथ हम हमारा M8 चैप्टर खत्म कर रहे हैं। संडे आपकी बोर्ड्स की एग्जाम होगी और एडवांस स्टूडेंट्स वेडनेसडे दे सकते हैं। करिश्मा वेडनेसडे तक खत्म करके बोर्ड्स की एग्जाम दे देना। पैरेलली आप बाकी की जितनी एक्सरसाइजेस के हमने होमवर्क एक्सरसाइज नहीं देखी है 8.2, 3, 4 या शायद 8.4 से 8.3, 8.4, तो वो होमवर्क एक्सरसाइजेस करें, टीपीपी करें और उसके डाउट मुझे पूछें। डाउट सॉल्विंग सेशंस आपके होंगे वेडनेसडे, एवरी वेडनेसडे 1:45 to 3:15, which are not compulsory for everyone, जिसको भी डाउट से पूछ सकते हैं। ओके, so this is it for today's class. Oh, great, great Pranjal, it is very good. Yes, Krishna, thank you for reminding about attendance. मैं पूछने वाला था, रह गया। So yes, Pranjal, I have noted that. So advanced class में हम रैंक की बात कर रहे थे, right? So this is right rank of Pranjal's sister. 188 out of 366, जैसा कि मैंने आपको बोला था 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ओके, गुड। ना चलो अब यहाँ पे अब हम अटेंडेंस क्विकली मुझे बताओ कौन एब्सेंट है। सो अभिराम इज देयर, अक्षय इज देयर, अमिश, अनगा। अक्षय आपको सब पता चला, आज आपने कुछ पूछा नहीं चैट बॉक्स में। अनगा इज इट क्लियर एवरीथिंग? अनिशा आपने कुछ बोला नहीं। सुलिका इज इट क्लियर? जितेंद्र, करिश्मा, कोशी, कृष्णा, मानसी आप कुछ पूछ नहीं रहे हो, सब पता चल रहा है। मीत आपने भी आज कुछ नहीं लिखा। निधि सब चीजें क्लियर हुई। प्रद्युमन, रिया तो काफी रिस्पांस दे रही थी। साइंस स्मृति आप कभी कुछ नहीं रिप्लाई देते हो, सब पता चला। सानिया, सिद्धार्थ, ओके, एंड तुलिप सब पता चला, राइट। विवेक एंड जय शरण, सो आई थिंक एवरीवन इज प्रेजेंट। जय शरण ने ऑडियो ज्वाइन नहीं किया है, तो जय शरण को क्या पता चला होगा? जय शरण कुछ पता चला? अनुराग इज एब्सेंट, ओके ओके, ठीक है, मैंने स्टूडेंट्स ने ओके रिस्पांस दिया। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेज क्लास। बाय एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज एग्जाम, एडवांस एग्जाम एज वेल एज बोर्ड्स एग्जाम। सी यू ऑन नेक्स्ट क्लास, राइट। मंडे की एडवांस क्लास में मिलते हैं और बाकी स्टूडेंट्स ट्यूसडे की मेंस क्लास में।